आज बात करते हैं राधा कृष्ण की कहानी प्रतिक्रियाएं की। यह विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के स्नातकोत्तर चतुर्थ समसत्र में शामिल किया गया है। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है किसी क्रिया के पश्चात होने वाली दूसरी क्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम रिएक्शन कहते हैं। इस कहानी में कहानीकार मुख्यतः दो पात्रों सुलेखा और जानकी के माध्यम से यह संकेत करता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। सुलेखा भला या कैसे जान सकती कि जीवन में आदर्श का पालन करने से भी जीवन भार हो उठता है। वह आदर्श माता पिता चाहती थी और इसलिए अपनी माता और पिता से उनकी नहीं निभ सकी। वह आदर्श शिक्षा चाहती थी, शायद इसलिए जब एमए का रिजल्ट आया तब सुलेखा का नाम सबसे नीचे था। उसने आदर्श अध्यापिका बनने का प्रयत्न किया, इसलिए ना प्रधान अध्यापिका से उसकी निभ पाई और न कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से उसकी पट सकी। त्यागपत्र देकर सुलेखा को वहाँ से हट जाना पड़ा। फिर उसकी साध थी कि वह अपने जीवन में आदर्श प्रेम करे और अपने जानते उसने आदर्श प्रेम किया भी, परंतु इसका परिणाम उसे कठोर से भी कठोरतम मिला। विवश होकर उसे गर्भपात कराना पड़ा। शारीरिक और मानसिक आघात सहने में वह असमर्थ हो गई। उसे 2-3 बार खून के कै आए, खांसी हो गई और कभी कभी शाम को हल्का हल्का ज्वर आने लगा। डॉक्टरों ने एक्सरे का फोटो देखा तो बड़े गंभीर होकर बोला, यह टीबी है। कैविटी फॉर्म कर गई है, कौन जाने किधर टर्न ले। रेस्ट चाहिए, नॉरिशमेंट चाहिए। फिर सैनिटोरियम में 6-7 महीने रहने के बाद भी जब उसे अपने स्वास्थ्य में कोई सुधार नज़र नहीं आए, तब एक दिन वह चुपके से निकल गई। उस समय शाम का झुटपुटा हो गया था और रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आकाश में तारे छिटक आए थे और सैनिटोरियम की बत्तियां जल चुकी थीं। सुलेखा ने शॉल से अपना मुंह छिपा लिया और सैनिटोरियम से दुबकती हुई निकली। पहले तो छिपकर चली और आगे चलकर बेधड़क चलते हुए स्टेशन पर पहुंच गई। उसका कलेजा उसे थरथराता हुआ मालूम हुआ। जाड़ों के दिन होने पर भी उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। वह चाहती थी कि रेलगाड़ी से कटकर किस्सा खत्म कर दे, इस निर्मोही प्राण से किसी तरह तो पिंड छूटे। परंतु स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे शांति के साथ कुछ विचार करने का अवसर मिला। उसने अपने जी में कहा कि मरने की ऐसी जल्दी होने पर भी वह मृत्यु का इंतज़ार कर सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसकी मृत्यु आने में ज़्यादा विलंब तो नहीं मालूम होता। 2-3 महीनों के बाद वह मृत्यु आप से आप आ जाएगी। फिर इस तरह आत्महत्या करके अपनी मिट्टी पलीद करने की क्या ज़रूरत। उसने चुपचाप अपने लिए एक 2nd क्लास का टिकट ले लिया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। उसने हावड़ा का टिकट लिया था और सोच रही थी कि कलकत्ता जाकर वह कहीं खो जाएगी। मनुष्यों के उस विशाल समुद्र में वह किसी एक बूंद के समान विलीन हो जाएगी। वहाँ के तुमुल कोलाहल में वह मृत्यु का इंतज़ार भी कर सकेगी, क्योंकि उसके पास अभाव और दैन्य नहीं। चाहे जिस तरह भी वह वहाँ रह सकती है, उसके पास अब भी कई हज़ार के नोट हैं। इसलिए मृत्यु के आने तक किसी तरह की बाधा नहीं है। मृत्यु आ जाए तो उसके बाद भी बाधा नहीं है, क्योंकि उसके पास कीमती आभूषण भी हैं। उसकी मिट्टी ठिकाने लग जाएगी। सामान वह अपने साथ नहीं ले सकी है तो कोई हर्ज नहीं है। जब वह चाहेगी तभी सामान हो जाएगा। मगर जाड़ों के दिन थे, रह रहकर ठंडी हवा के थपेड़े आ जाते और सुलेखा सिहर जाती। उसके दांत खटखटाने लगते। वह अपने को समझाना चाहती कि केवल 12 घंटों की तो बात है। कल सवेरे ही वह कलकत्ते में होगी। कल्पना की आंखों से वह देखने लगती कि वह रेशमी रजाई खरीद रही है और मुलायम गद्दे वाले स्प्रिंगदार पलंग पर आराम कर रही है।
कि गाड़ी धड़धड़ाती हुई पहुंच गई और वह छोटा सा स्टेशन चहल पहल से भर गया। सुलेखा का दिल डूबने से लगा। वह सैनिटोरियम में कुछ बुरा तो नहीं था, जी में चाहे जैसा मालूम हो, पर डॉक्टरों का कहना था कि उसके स्वास्थ्य में उन्नति हो रही है। बुखार का आना बंद हो गया था, खांसी भी अब नहीं सताती थी। फिर वह यहाँ से क्यों जाए? जाने से लाभ है क्या? परंतु समय बिल्कुल नहीं था। गाड़ी वहाँ केवल 3 मिनट के लिए खड़ी होती थी। सुलेखा बेंच पर से उठ गई और जाकर सेकंड क्लास का एक डिब्बा खोला। वहाँ की लाइट बुझाई नहीं गई थी। केवल एक ही आदमी उस डिब्बे में था जो रेशमी रजाई में लिपटा पड़ा था। रात इतनी गई नहीं थी कि सुलेखा उसे नींद में समझ ले। सुलेखा ने उस आदमी को लक्ष्य करके पूछा, यह सामने वाला बर्थ खाली मालूम होता है? उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और फड़फड़ा कर उठ बैठा। बोला, हाँ, मेरे बर्थ के सिवा सारा डब्बा खाली है। आप आराम कीजिए। कहाँ जा रही हैं? सुलेखा ने संक्षेप में कहा, हावड़ा। उस व्यक्ति ने कहा, वहाँ तो सवेरे गाड़ी पहुँचती है, चलिए साथ रहेगा। अकेले बड़ा बुरा मालूम हो रहा था। अच्छा किया जो आप यहाँ आ गई। इतना कह लेने के बाद वह युवक एकाएक संकुचित हो गया। उसे लगा कि ऐसा उसका कहना ठीक नहीं हुआ। इसका दूसरा मतलब भी लगाया जा सकता है, न जाने यह क्या समझेगी। सुलेखा ने भी उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह बैठी हुई सामने की ओर चुपचाप देख रही थी। उसके सामने जो युवक था वह गौर और सुदर्शन था। उसके चेहरे मोहरे में न जाने क्या खास बात थी कि वह कुछ कहता हुआ सा मालूम होता था, मगर वह क्या कह रहा है यह ना जान पाने पर भी लगता था कि कोई अच्छी बात कह रहा है। वह किसी आत्मीय सा मालूम होता था जिसकी दोनों उज्ज्वल आंखों में अपनेपन का भाव था। वह दूसरी ओर देखने लगा, फिर अपने बिस्तर पर पड़ा चमकदार सिगरेट केस उठा लिया, एक सिगरेट निकाली और सुलगाकर पीने लगा। सुलेखा के जी में आया कि वह उसे मना कर दे, कह दे कि सिगरेट की गंध उसे रुचती नहीं है, उसके स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक भी है, मगर कहना चाहकर भी वह कह नहीं सकी। उसकी आंखों में एक भाव आया और चला गया। वह दूसरी ओर देखने लगी। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं, लेकिन फिर भी जाड़ा तो लग ही रहा था। इसी समय एक हल्का सा धक्का पड़ा और गाड़ी चलने लगी। सुलेखा ने अपना हैंडबैग गोद में रख लिया था और दोनों हथेली पर गाल रखकर कुछ सोच रही थी। युवक की दृष्टि अभी सुलेखा की ओर थी। सुलेखा सुंदरी थी, इसमें संदेह नहीं। रोग के कारण वह आर्ट पेपर की तरह श्वेत और चिकनी मालूम हो रही थी। आंखों में एक निराशा और विरक्ति का तथा उलझन का भाव था। होठों पर एक दीप्त मुस्कान निष्कंप दीप शिखा के समान जल रही थी और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को उद्भासित कर रही थी। सहसा वह युवक चौंक पड़ा। बोला, आपका सामान, माल आसवाब? सुलेखा ने मुस्कुरा कर उसकी ओर देखा, मानो आंखों से धन्यवाद देकर बोली, सामान तो मेरे पास कुछ भी नहीं, बस तन तना हूँ। ओवरकोट भी नहीं? नहीं, वह भी नहीं। सुलेखा अपनी मुस्कान के साथ साथ मानो कोई पहेली बुझा रही थी। आप क्या करती हैं? सुलेखा ने अपना हैंडबैग गोद से उतारकर बाईं ओर रख दिया, फिर हंसती हुई बोली, यह आपने सबसे ज़रूरी सवाल पूछा है, मगर इसके जवाब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। फिर भी पहले अध्यापिका थी, अब नहीं हूँ। गाड़ी का आवेग बढ़ गया था। पूरी तेज़ी से गाड़ी जा रही थी। एक पुल के ऊपर से गाड़ी जाने लगी और डिब्बे के अंदर भयानक शोर भर गया। पुल से गाड़ी निकल जाने के बाद युवक ने मानो अपने आप से कहा, बड़ा जाड़ा है। फिर मानो उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से सुलेखा की ओर देखा। मतलब था कि जाड़ों के दिन है, लंबी यात्रा है और आप बिना कपड़ों के जा रही हैं। न बिस्तर है, न रजाई, न कंबल है, न ओवरकोट। फिर यह रात भर की यात्रा इस तरह कैसे पार लगेगी? किसी न किसी तरह कट ही जाएगा।
सुलेखा ने जैसे अपने आप को आश्वस्त देते हुए कहा, किसी तरह क्यों, अच्छी तरह कटेगा। वह युवक अपने बिस्तर पर से उठकर खड़ा हो गया, अपने दोनों हाथों में एक एक कंबल लेकर बोला, आप इस पर आ जाइए, कोई तकलीफ नहीं होगी, 2 कंबलों से मेरी रात कट जाएगी। सुलेखा ने उसकी ओर कृतज्ञता से देखा और मुस्कुरा गई। युवक ने कहा, और हाँ, धन्यवाद ना दीजिएगा। सुलेखा ने पूछा, कृतज्ञता भी नहीं? युवक ने जैसे व्यस्त होते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे पास यूँ ही ज़्यादा सामान है। आपकी कृतज्ञता के भार को ढोने के लिए एक अलग मजदूर करना पड़ेगा। उठिए, आइए इधर। वह उठकर सुलेखा के बर्थ की ओर चला गया और सुलेखा लाज भरी मुस्कान लिए हुए जाकर उसके बिस्तर पर बैठ गई। यद्यपि वह जल्दी से रजाई खींचकर ओढ़ लेना चाहती थी, तथापि संकोच उसे दबा रहा था। उसने पूछा, खाना भी तो आपने नहीं खाया होगा? ना, सुलेखा ने उपेक्षा के भाव से कहा, ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? उसने कहा, वह टिफ़िन कैरियर रखा हुआ है, उस बास्केट में प्लेट है, खा लीजिए। और आप? मैंने अपना खाना समाप्त किया ही था कि आपके स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी। सुलेखा ने रजाई खींचकर गोद में डाल ली और चुपचाप बैठी रही। कदाचित वह कुछ सोच रही थी। उसने कहा, मालूम होता है आपको खिलाने के लिए ही मुझे ही उठना पड़ेगा। सुलेखा ने संकोच करते हुए कहा, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करेंगे, मैं स्वयं लिए लेती हूँ। और वह उठकर टिफ़िन कैरियर के पास बैठ गई और उसे खोलने लगी। भोजन भी समाप्त हो गया। सुलेखा आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। पूछा, मुझे क्षमा करेंगे, आपका नाम क्या है? उसने कहा, लीजिए, आपको क्षमा कर दिया। मेरा नाम जानकी शरण वर्मा है, यूपी का हूँ, मगर बहुत दिनों से कलकत्ते में रहता हूँ। कुछ व्यापार है, कुछ मकान हैं, कुछ टैक्सियाँ चलती हैं, इन सब से आमदनी का एक रास्ता निकल आया है। रहता हूँ भवानीपुर में। सुलेखा ने बातचीत चालू रखने के लिए कहा, आपकी रुचि किस चीज़ में की ओर है? राजनीति, साहित्य, स्पोर्ट? जानकी ने बीच में ही बात काट कर कहा, मुझे किसी चीज़ से खास दिलचस्पी नहीं है। व्यापारी आदमी ठहरा। अगर कहूँ कि किराएदार संघ की राजनीति से और मोबिल ऑयल और पेट्रोल आदि से मेरी दिलचस्पी है तो आप हंसने लगेंगे, मगर दूसरे व्यापारियों की तरह मैं ढोंग नहीं करूँगा कि मुझे साहित्य और कला से रुचि है। अगर सच कहूँ तो यही कहूँगा कि अगर मौका मिल जाए तो भरपेट नींद लेने से मेरी खास दिलचस्पी है। सुलेखा इस शिष्ट व्यक्ति की बात पर मुस्कुरा गई, फिर चुपचाप लाइट बुझा दी। गाड़ी सन्नाटे में शोर करती हुई आगे बढ़ रही थी। सुलेखा का बिस्तर गाड़ी के निश्चित ताल पर धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई धीरे धीरे थपकियां लगाकर उसे सुला रहा हो। फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि बहुत गहराई में जाकर अगर आदर्श को देखना है तो साधारण बात व्यवहार में भी आदर्श की झलक मिल सकती है। उसकी बंद आंखों के सामने जानकी शरण का चेहरा तिरने लगा। कितना शिष्ट व्यक्ति है यह भी तो अपने व्यापारिक उलझन के जीवन में एक विशिष्ट आदर्श लेकर चल रहा है, जैसे कीचड़ में कमल खिल रहा हो। क्षण भर में के लिए भी किसी को सुख पहुंचा सकना कितनी बड़ी बात है। सुलेखा को लगा कि जैसे वह जीवन की ओर उसी वेग से उन्मुख हो रही है, वह पीछे पीछे जा रही है और आगे आगे चलता हुआ यही जानकी शरण वर्मा नामक व्यक्ति उसे मार्ग बतला रहा है। वह आश्चर्य से देख रही थी कि रास्ता सीधा नहीं टेढ़ा है। उसे अचंभा हुआ, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवन का मार्ग टेढ़ा है। उसने सदा ऐसी धारणा बना रखी थी कि जिस प्रकार रेलगाड़ी सीधे रास्ते से दौड़ते हुए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच जाती है, उसी प्रकार जीवन भी जन्म से लेकर मृत्यु की ओर जाया करता है। परंतु यह आलोकपूर्ण मार्ग टेढ़ा है, यह उसे आज मालूम हुआ। वह उस अंधेरे में आप मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी, परंतु उसे अच्छा नहीं लग रहा था।
वह अनुभव कर रही थी कि इतनी देर तक ठंड में रहकर उसने अच्छा काम नहीं किया है। फिर भी उसे नींद आ गई। गाड़ी उसी वेग से अंधकार में दौड़ रही थी। न जाने वह कितनी देर तक सोती रही, परंतु एकाएक उसकी नींद उचट गई। उसे ऐसा लगा कि उसका दम फूल रहा है और बड़े जोरों से खांसी आ रही है। उसने जानकी की नींद टूटने के भय से अथाशक्ति खांसी को दबाया, लेकिन दबा नहीं सकी और खांसने लगी। खांसने के बाद उसे कुछ आराम मिला। सुराही से एक गिलास पानी लेकर पी गई। इससे और भी आराम मिला। तब वह बत्ती बुझाकर फिर लेट गई। लेटना था कि खांसी फिर दूने जोर से उमड़ी। खांसती खांसती वह उठकर बैठ गई। खांसी ऐसी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। वह खांस रही है और खांस रही है। मिनट पर मिनट बीतते जा रहे हैं। जरा सा विराम मिलता है और वह फिर खांसने लगती है। किसी ने स्विच दबाया और खट से उजियाला हो गया। वह जानकी था। आपको बड़ी बुरी खांसी है? सुलेखा खांसती रही, कोई जवाब नहीं दिया। आपको इस तरह ठंड में नहीं निकलना चाहिए था। सुलेखा ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खांसी रुकती ही नहीं थी। बड़ी देर के बाद उसकी खांसी रुकी। खिड़की खुल नहीं पाई थी, इसलिए उसने बलगम डिब्बे के अंदर ही थूका था। जानकी ने बिजली की रोशनी में देखा कि उस बलगम के ऊपर खून की लाल रेखाएं चमक रही हैं। वह एक बार सिहर उठा। जानकी ने सुराही से ढालकर उसे जल पिलाया। फिर उसे लेटाते हुए कहने लगा, घबराने की बात नहीं है। ऐसा तो होता ही है। ज़िंदगी में बहुत सी गलत बातें आकर आप से आप इकट्ठी होती रहती हैं। उन गलतियों से गुजरते हुए भी अपने आप को सही बनाना पड़ता है। करुणा से भी आदमी को आनंद लेना पड़ता है। आदमी को थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। रोग तो प्रकृति की चेतावनी है, वह मौत नहीं है। आप तो बदहवास हो गई हैं। घबराइए नहीं। कलकत्ते में डॉक्टर सन्याल इस मर्ज के विशेषज्ञ हैं। उनसे ज़रूर मिलिएगा। हाँ, रोग है तो उससे लड़ने में ही मज़ा है। वह रोग जो हमें हराता है, अगर हम स्वयं उसे हरा दें तो कितनी बड़ी बात होगी। सुलेखा जानकी के बातों में आश्वस्ति पा रही थी। उसने करुण आँखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे बहुत खराब रोग हो गया है, शायद मैं नहीं बच सकती। जानकी ने जोर देते हुए कहा, आप डॉक्टर सन्याल से मिलिए तो सही। उसने इस मर्ज के असाध्य से असाध्य रोगियों को आराम किया है। सुलेखा ने कहा, यह आराम होने वाला रोग है ही नहीं। आप कहती क्या है? उसके बाद जानकी एक ऐसे व्यक्ति का वृतांत कहने लगा जो बहुत गरीब आदमी था और जिसे टीबी हो गई थी, लेकिन किसी कविराज की एक साधारण सी दवा से वह अच्छा हो गया और आजकल रिक्शा खींचता है। फिर उसने दूसरे आदमी का उदाहरण दिया जो कहीं डिप्टी मजिस्ट्रेट था, मगर डॉक्टर सन्याल की दवा से वह 3 महीने में ही अच्छा होकर चला गया। फिर उसने एक मध्यवित्त परिवार की स्त्री के बारे में बतलाया कि वह अदरक का भस्म खाकर अच्छी हो गई और अभी तक हट्टी कट्टी मौजूद है। रोग का इलाज होना चाहिए। रोग तो दूर होगा ही, चाहे वह कैसा ही रोग क्यों न हो। मन में साहस और उत्साह रखना चाहिए। कहा भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। फिर उसने आसाम के आदिम निवासियों की बात चलाई और बतलाया कि किसी आदिवासी को टीबी होती है तो वह बत्तख का खून पीकर आराम हो जाता है। छोटा नागपुर के आदिवासी भी इस रोग में सूअर का टटका खून पिलाते हैं। उसके बाद वह उस आदमी की बात कहने लगा जो सड़कों पर घूम फिर कर फेरी देता हुआ बनियान आदि बेचता था। उसे टीबी हो गई थी और वह अपना सारा काम करते हुए ही केवल संकल्प शक्ति के द्वारा अच्छा हो गया था। उसके बाद उसने एक करोड़पति व्यापारी की बात कहना शुरू किया जिसका इतिहास लंबा था। सुलेखा सुनती रही, आश्वस्त होती रही, उत्साह पाती रही, हिम्मत बांधती रही। फिर उसे नींद आ गई।
जब उसकी नींद टूटी तब उसने देखा कि सवेरा हो रहा है, चारों ओर नारियल के पेड़ हैं और बंगाल की हरी भरी भूमि पर गाड़ी दौड़ती हुई जा रही है। रेलवे लाइन के किनारे किनारे जल में से भरे हुए गड्ढे हैं जिनसे जल पर हरी काई पड़ गई हैं। वहाँ पुरैन के पत्ते हैं और कमलिनी के फूल जल के ऊपर उठकर मुस्कुरा रहे हैं। बंगाल की नारियां घड़े में जल लेकर और स्नान करके भींगा वस्त्र पहने हुए ही अपनी झोपड़ी की ओर जा रही हैं, जो उस आम और नारियल के पेड़ों के बीच हुगला घास के सूखे पत्तों से छाई हुई है। उन स्त्रियों को ठंड नहीं लगती, वे बीमार नहीं पड़ती, सुलेखा ने अपने मन में कहा। वह स्वयं जिएगी, जरूर जिएगी। इस व्यक्ति ने जीवन का मार्ग बतला दिया है। उस पर चलना और ना चलना मेरी अपनी बात है। ना चलने का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। नहीं, मैं जीवन और आरोग्य के मार्ग पर अवश्य चलूँगी, चलना ही होगा। उसने गर्व से जानकी शरण की ओर देखा, लेकिन वह अभी तक सो रहा था। उसकी स्नेह सिक्त वाणी अब भी सुलेखा के कानों में अमृत के समान गूंज रही थी। उसने अनुभव किया कि मनुष्य की वाणी में कुछ नहीं है, जो कुछ है वह उसकी सहानुभूति और आर्द्रता में है। भाव ही सब कुछ है, बाकी व्यर्थ है। यह जानकी शरण कितना भला आदमी है। यह आदर्शवादी नहीं लगता, महान भी नहीं मालूम होता, फिर भी यह जो कुछ है बहुत है। जीवन में ऐसे आदमी मिलते ही रहते हैं, लेकिन मनुष्य उससे कुछ सीखना नहीं चाहता, इसलिए सीख नहीं पाता। यदि मनुष्य चाहे तो सबसे कुछ न कुछ जरूर सीखता है। यही चाहिए, सुलेखा अब से यही करेगी। सहसा जानकी शरण सोकर उठ गया, बैठकर एक बार अंगड़ाई ली और उठकर चुपचाप बाथरूम में चला गया। सुलेखा की ओर लक्ष्य भी नहीं किया। भीतर से वह तौलिया से मुंह पोंछता हुआ बाहर आया, फिर सुलेखा को लक्ष्य करके कहने लगा, रात को आप बहुत घबरा गई थी, लेकिन आदमी को घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत, अध्यवसाय और सतत साधना का नाम ही जिंदगी है। दुनिया में रहना है, यहाँ घबराना नहीं है, भयभीत होना नहीं है और निराश होना भी नहीं है। अंधेरे में ही उजाला होता है। सहसा उसकी दृष्टि सुलेखा के बलगम की ओर जाकर स्थिर हो गई। वह बोलते बोलते एकाएक चुप हो गया। उस बलगम पर अब भी रक्त की रेखाएं चमक रही थीं। बड़ी देर के बाद जानकी ने कहा, आपको हिम्मत करना चाहिए। सुलेखा ने कृतज्ञता की ध्वनि में कहा, आपने मुझे जीवन के प्रति नई दृष्टि दी है। आपने जितना उत्साह मुझे दिया है वही बहुत है। उस उत्साह को मैं खोना नहीं चाहूँगी। सुलेखा की आंखें चमक गईं। थोड़ी देर के बाद हावड़ा स्टेशन आ गया। गाड़ी खड़ी हुई। जानकी शरण ने मजदूरों पर अपना आसवाब लदवाया और डिब्बे से उतर गया। प्लेटफॉर्म पर उतरकर उसने कुलियों पर लदे हुए अपने सामानों को गिना और अपने हाथ की छड़ी को नचाता हुआ आगे चलने लगा। सुलेखा के मन में एक क्षोभ हुआ, क्योंकि उसने अपने इसके प्रणाम का प्रत्युत्तर भी नहीं दिया। जाते समय शिष्टाचार की दो बातें भी नहीं कहा। अगर सुलेखा को कभी अपने यहाँ बुलाया होता तो वह कृतार्थ हो जाती, परंतु इसके लिए क्या करना है। सुलेखा ने अपने मन में कहा, जितना उनसे पा सकी हूँ वही बहुत है। सुलेखा उत्साहित होकर उठ खड़ी हुई और डिब्बे से बाहर निकल गई। प्लेटफॉर्म पर वह दृढ़ पैर रखती हुई आगे की ओर जा रही थी। उसके नेत्र उज्ज्वल थे। वहाँ किसी निश्चय का तेज दिख रहा था। इस बात को 6 महीने गुजर गए। उस दिन वह डॉक्टर सन्याल के कमरे में बैठी हुई थी और डॉक्टर सन्याल सुलेखा के एक्सरे चित्र को देखते हुए आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। वे कह रहे थे, अब किसी तरह का दाग नहीं है, सारे पैच आप ठीक हो गए। अब आपको रोग मुक्त कहा जा सकता है। बिल्कुल रोग मुक्त। आपने तो कमाल कर दिया मिस। सुलेखा उसके कमरे से बाहर निकली। डॉक्टर सन्याल भी उसके पीछे था और कमरे से बाहर निकलते ही सुलेखा स्तब्ध हो गई। उसके सामने जानकी वर्मा बैठा हुआ था। वही जानकी वर्मा, दुर्बल शीर्ण रोगी, चेहरे पर निराशा और कातरता के चिन्ह। सुलेखा पर तो मानो वज्रपात सा हो गया।
वह ठिठक गई। डॉक्टर सन्याल ने जानकी को देखकर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, कहिए मिस्टर वर्मा, आप यहाँ कैसे? वर्मा ने अपने होठों पर क्षीण मुस्कान की एक रेखा खींचते हुए कहा, इधर खून के कए हुए हैं, एक्सरे को फोटो लेकर आपके पास आया हूँ। यह कैसे? सन्याल ने फिर आश्चर्य से पूछा। वर्मा ने सुलेखा की ओर बतलाकर कहा, यह भी एक संयोग था। इनके साथ रेलगाड़ी के एक बंद डिब्बे में मुझे 12 घंटों तक रहना पड़ा। उस बात को मैं कभी भूल नहीं सका और इनके रोग ने मुझे पकड़ लिया। और इसी के साथ यहीं पर कहानी भी समाप्त होती है। तो इससे पता चलता है यह कहानी उस समय का है जब क्षय रोग, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, जोरों पर थी और एक संक्रामक बीमारी है और इसकी पूरी तरह का इलाज भी उस समय, इसका पूरी तरह का समुचित उपचार भी नहीं निकल पाया था। तो कहानीकार यहाँ एक यह भी बताना चाहते हैं कि उस समय की स्थिति के हिसाब से कि अगर कोई टीबी रोगी है, क्षय रोगी है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाकर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये संभावना है कि उनके साथ रहने से या उनसे बहुत नज़दीक से बातचीत करने से उस क्षय का संक्रमण आप से भी हो सकता है। आप भी उससे संक्रमित हो सकते हैं, उस रोग से। तो आशा करता हूँ कहानी समझ आई होगी। धन्यवाद। इस प्रतिक्रिया कहानी में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।